हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं इन दोनों पर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो कि एमबीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपकी बुक है। और यूनिट फर्स्ट सेकंड को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट थर्ड के ऊपर हम आ चुके हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जब भी कभी हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं, जब भी हम कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है अपने बिजनेस आइडिया के साथ में कोई भी स्टार्टअप करता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से कि कहाँ कहाँ पर उसकी कॉस्ट जाने वाली है। तो उसको सारा एक तरीके से एस्टीमेट बना करके रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर उसकी कितनी लागत आने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़, जो आपको यहाँ पर हेडिंग देखने को मिल रही होगी उसमें भी आपको थोड़ा सा बहुत कठिन सी लग रही होगी क्योंकि लंबी चौड़ी हेडिंग है। तो बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है दूसरी टॉपिक्स की अपेक्षा, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल शब्दों में सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकूँ। तो यहाँ पर जो हेडिंग लिखी हुई है दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स, लाइक ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि बिजनेसमैन लोगों के लिए या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों के लिए का मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए है ही, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए है। बट जो बात बताई गई है कि कोई भी अगर जो भी बिजनेसमैन है, ठीक है, या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से वो फंड को रेज कर सकता है, कहाँ कहाँ से वो पैसे को रेज कर सकता है। ठीक है, अगर वो कहीं गलत सोर्स से, कहीं पर मान लो कि गलत जगह से उसने पैसे को ले लिया, ठीक है, तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा। और अगर वो नहीं चुका पाया या फिर उस पेमेंट का लाइक इंटरेस्ट के साथ में उसको रीपेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसके बिजनेस के फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर पता होना चाहिए एक बिजनेसमैन को अच्छी तरीके से, एक एंटरप्रेन्योर को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ पर से कौन सा लोन पास करवाना है, कहाँ पर से कैसे फंड रेज करना है, कैसे पैसा पब्लिक से निकलवाना है, कैसे अपनी जमा पूंजी को कब लगाना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज़ बिजनेस लोन। तो बिजनेस लोन मेनली तब लिया जाता है जब भी किसी के पास में, जब भी जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास में लॉन्ग टर्म व्यू होता है। जैसे कि जब भी कभी भी जो एंटरप्रेन्योर है उसको लैंड के ऊपर खर्च करना है, यानी कि ज़मीन खरीदना है बिजनेस के लिए, है ना, या फिर मशीन्स खरीदना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म, यानी कि सच एस, यानी कि जब भी हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड इस तरीके से लॉन्ग टर्म का होता है, जैसे कि एक्सपेंशन करना हो, इक्विपमेंट खरीदना हो, टूल्स खरीदना हो, ठीक है, या फिर वर्किंग कैपिटल, लाइक जब भी हमको लैंड वगैरह खरीदनी होती है ना, बड़ा कुछ खरीदना होता है अपने बिजनेस के लिए, जब भी हमारा लॉन्ग टर्म व्यू होता है तो तब हम बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी वर्किंग दूसरा हमारा आता है वर्किंग कैपिटल लोन, जब भी हमारा शॉर्ट टर्म व्यू होता है। जैसे मान लो कि दिवाली आई तो दिवाली में हमारा प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो अब उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको रॉ मटेरियल भी चाहिए, जो हमारी सैलरी होगी वो भी हम ज़्यादा लोगों को पे करेंगे ना, जो अपने वर्कर्स हैं उनको हम एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम पे रुकवा करके अपना प्रोडक्शन कंप्लीट करवाएंगे, तो हमको ज़्यादा पैसे चाहिए। तो शॉर्ट टर्म भी जब भी हमारा व्यू होता है ना, जब भी हम शॉर्ट टर्म के लिए लाइक हम जल्दी से पैसा हमको चाहिए किसी भी तरीके से, तब हम वहाँ पर वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो एक बिजनेसमैन होता है उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसका लॉन्ग टर्म व्यू है तो वो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करेगा। शॉर्ट टर्म व्यू है जिसके लिए, जिसको जैसे डे टू डे एक्सपेंसेस, जो भी ऑपरेशनल के एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए उसको अगर रोज़ के कामों के लिए, जैसे जो भी बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अगर चाहिए काम पैसे, तो वो वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो 40 लाख तक का लोन मिल सकता है उसको 12 मंथ के लिए। ठीक है, ये बेसिक सी एक बात बताई गई है, बाकी और भी ज़्यादा लोन हो सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, बट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक तरीके से छोटा सा एग्जांपल, बस एक ऐसे ही लिखा हुआ है नोट। देन उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको आप लोग शॉर्ट में एलसी के नाम से भी जान सकते हो। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। जब भी हम कभी भी इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब जब भी हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, सपोज दैट कि ये इंडिया है और ये अमेरिका है, ठीक है, ये इंडिया है और ये अमेरिका है। तो अब मान लो कि जब भी इंडिया मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शूज़ बना करके अमेरिका में बेच रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन है, सेलर है, हम इंडिया वाले क्या है, सेलर है, और अमेरिका वाले क्या है, बायर है। ठीक है, तो अब बायर क्या बोलेगा कि तुम एक काम करो, शूज़ पहले दे दो, मैं तुमको पेमेंट बाद में दे दूंगा। या यहाँ पर से जो सेलर है वो क्या बोलेगा कि एक काम करो, तुम मुझे एडवांस पेमेंट दे दो, मैं शूज़ तुमको बाद में भिजवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में भी अपनी अपनी बात पे
क्या हो सकते हैं कि मे बी किसी की ईमानदारी, लाइक ऑनेस्टी तो एक बड़ी चीज़ है ही, बट फिर भी क्या इनके बीच में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि कोई तो लेने वाला होना चाहिए, कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, अगर मान लो कि उसने पेमेंट नहीं किया, उसने जूते भेज दिया तो पेमेंट नहीं आया तो क्या करेंगे, या फिर उसने पेमेंट भेज दिया तो शूज़ नहीं आए तो फिर वो क्या करेगा, है ना, या फिर तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि दोनों लोग अपनी अपनी बात पे कैसे ऑनेस्ट रह सकते हैं, इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, जो भी बैंक होती है, लाइक कि जो भी बायर है वो अपनी बैंक के साथ में कांटेक्ट करेगा और जो सेलर है वो अपनी बैंक के साथ में कांटेक्ट करेगा। तो इनकी जो भी बैंक होती है वो एलसी जनरेट करती है। एलसी इनकी जो बैंक होती है वो क्या करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट जनरेट करती है, कि सपोज दैट कि इसने अगर जूते भिजवा दिए और अगर इसने पेमेंट करने से मना कर दिया या फिर ये नहीं दे रहा है, तो उस केस में उसकी बैंक क्या करेगी, पेमेंट देगी। ठीक है, और अगर इस केस में क्या किया, लाइक कि अगर इसने पैसे भिजवा दिए और उसने शूज नहीं भिजवाए, तो उस केस में उसकी बैंक उसको पूरा पैसा वापस करेगी। ठीक है, तो ये होता है एलसी। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी डिटेल में आप समझना चाहते हो तो और भी वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, देन इसके बाद में आपका आता है एसबीए लोन। एसबीए लोन क्या क्या मतलब होता है, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या होती है कि ये मेनली जो भी बैंक होती है ना, तो बैंक लोग क्या करती हैं कि किसी भी स्मॉल बिजनेस को हायर कर लेती हैं, तो तब ये लोग लोन को जब पास करवाती तो हम तब उसको एसबीए लोन करके बोल सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हमारे डिबेंचर्स आते हैं। डिबेंचर्स का मतलब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जब भी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने डिबेंचर्स को पढ़ा था। जब भी हमको कभी भी जब भी जो कंपनियां होती है ना, कंपनियां कैसे फंड रेज कर सकती हैं, कि एक तो वो क्या कर सकती है, इक्विटी जनरेट कर सकती हैं। इक्विटी के अंदर क्या होती है, शेयर्स जनरेट करेंगी तो सबके पास में वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी मेजर डिसीजन लेना होगा तो सभी लोग, शेयर होल्डर्स जो भी होंगे वो सभी लोग इन्वॉल्व होंगे। बट कई बार कंपनियां क्या चाहती हैं कि कोई भी इन्वॉल्व ना हो, केवल हम एक क्या करें कि एक तरीके से हम सबसे पैसा ले लें और उनको फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ में उनको वापस कर दें। ठीक है, तो उस केस में डिबेंचर्स को ये जनरेट, डिबेंचर्स और इक्विटी के बारे में सब लोग मेनली जानते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में ओन कैपिटल और सेविंग। जो एक बिजनेसमैन होता है उसको ये भी पता होना चाहिए कि कब उसको अपनी खुद की सेविंग कहाँ पर खर्च करनी है या फिर अपनी कैपिटल कहाँ पर लगानी है। देन इसके बाद में फैमिली और फ्रेंड्स से कैसे मांगना है, कैसे बोरो करना है, क्योंकि जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट इनका मेनली मे बी आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई आपका पहचानने वाला है तो आपने किसी से मान लो 1,00,000 रुपए लिए और 4 महीने 10 महीने बाद 1 साल बाद उसको 1,00,000 रुपए उसको वापस कर देते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट क्या पड़ा, 0 पड़ा, है ना। जबकि अगर आप वहीं बैंक से लेकर के आओ 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 के बदले आपको 1,10,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के साथ में। देन उसके बाद में आपका आता है लास्ट में क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का भी मतलब यही होता है कि आप अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताओ और अगर जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें कुछ हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, कि बिजनेसमैन को कि किस किस तरीके से कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस किस तरीके से जो भी बैंक से लोन ले सकते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, कैसे कैसे वो लोग पैसे को जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई, सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि क्या गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या गवर्नमेंट कर रही, कौन कौन सी स्कीम्स हैं उसकी, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स देश में बढ़ें। ठीक है, और ज़्यादातर रोजगार जो लेने वाले होते हैं उनकी अपेक्षा देने वाले रोजगार जो वो ज़्यादा हों। ठीक है, तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।